बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि सलमान खान के घर फायरिंग मामला और फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पनवेल में गाड़ी पर हमले का प्लान बनाया था और मूसेवाला की तरह ही सलमान खान की हत्या का प्लान बनाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान पर बड़े हथियारों से हमले की प्लानिंग थी। AK-47 M16 जैसे हथियारों से हमले करने की प्लानिंग जैसे सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था, वैसे ही उसी तरह वारदात को अंजाम देने की भी कोशिश सलमान खान के साथ की गई थी। पाकिस्तान के आर्म्स डीलर को भी ऑर्डर दिया गया था। हथियार सप्लायर और शूटर्स के बीच वीडियो कॉलिंग भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने 50 से 60 शूटर्स को मुंबई, नवी मुंबई और पनवेल में उतारा था। कुछ का काम रैकी करने का था और कुछ का काम हथियार सप्लाई करने का था। मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत कुल 18 आरोपी पाए गए हैं। नवी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हंगामा नजर आया है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में चुनाव हो रहा है। 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें दक्षिण 24 परगना में हंगामा देखने को मिला। नाराज महिलाओं ने EVM को पानी में फेंक दिया। नाराज महिलाओं ने बूथ एजेंट को रोकने का लगाया आरोप। वहीं चुनाव आयोग ने EVM फेंकने वालों पर FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा हो नहीं सकता है कि चुनाव हो और वहां पर झड़प की तस्वीरें नजर ना आए। फिलहाल महिलाओं ने बूथ एजेंट को, नाराज महिलाओं ने EVM को पानी में फेंक दिया। EVM फेंकने वाले पर FIR दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। महिलाओं ने बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगाया। महिलाएं जब बूथ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भरसक जा रहे होंगी तो उस समय बूथ एजेंट के द्वारा उनको रोका गया, जिस पर महिलाएं गुस्सा गए और उन्होंने EVM ही उठाकर पानी में फेंक दिया। अब FIR दर्ज होगी उन सभी के ऊपर जिन्होंने EVM को फेंका है। नाराज महिलाओं ने EVM को पानी में फेंका। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से सीधे ये झड़प की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं ने बूथ एजेंट को फिलहाल बताते चले कि रोकने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर हम आपको पानी में फेंके EVM का दिखा रहे हैं। वो EVM जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग आप करते हैं, मतदान करते हैं, उसी EVM को पानी में फेंक दिया महिलाओं के द्वारा। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। 7वें चरण में 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6, बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब की 13 तो चंडीगढ़ की 1 सीटों पर मतदान जारी है। और अब आपको बताते हैं कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सुबह 9 बजे तक कितने वोटिंग कास्ट पर्सन निकलकर सामने आए। तो 2 घंटे के ये मतदान फीसदी हम आपको बता रहे हैं। टोटल अगर हम बात करें 8 राज्यों की तो 11.31% अभी तक मतदान 2 घंटों में हो चुका है। बिहार की बात करें तो 10.58%, उत्तर प्रदेश में आपको 12.94%, हिमाचल प्रदेश में 14.35%, तो झारखंड में 12.15%। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 12.15%, तो वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो 9.64%, उड़ीसा में 7.69%। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं रुझान के। पंजाब में भी 9.64% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया कि 12.94%, टोटल मिलाकर 11.31% अभी तक 2 घंटे का रुझान आपके सामने है। 2 घंटे में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 11.31% मतदान किया है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें पहले तो योगी आदित्यनाथ की और वो हम आपको वोटिंग का प्रश्न दिखा रहे थे। अब आखिरी चरण के दिग्गज कौन कौन से हैं ये देखिए।
सबसे पहले यह हॉट सीट 7वां चरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनावी मैदान में है, तो वहीं अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। मिर्जापुर से आपको अनुप्रिया पटेल जो कि मंत्री भी हैं वो आपको दिख रहे। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से इस बार चुनावी मैदान में है। डायमंड हार्बर से आपको नजर आ रहा है अभिषेक बनर्जी क्योंकि पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर इस बार चुनाव है। जालंधर से आपको नजर आ रहा है, वहीं मंडी सीट से कंगना रनौत नजर आ रही है। सीता सोरेन आपको झारखंड से नजर आ रही है, तो वहीं चंदौली से भी आपको महेंद्र नाथ पांडे नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्र से आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं परनीत कौर आपको नजर आ रही है। भटिंडा से आपको हरसिमरत कौर बादल भी नजर आए, और वहीं फरीदकोट से भी तमाम वो बड़े दिग्गज जो इस बार चुनावी मैदान में है। रवि किशन गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की चुनावी मैदान में नजर आए। गाजीपुर से अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई आपको नजर आए हैं, तो वहीं पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है। आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री आरा से वो आपको बीजेपी के चुनावी मैदान में दिख रहा है। मीसा भारती आरजेडी की तरफ से बिहार में अपनी किस्मत को आजमा रही है, पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है। चंडीगढ़ से आपको नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी इस बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं निशिकांत दुबे भी चुनावी मैदान में है। ये बड़े दिग्गज लड़ैया है जो इस बार 7वें चरण में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। 904 टोटल मिला के 904 उम्मीदवार के भाग्य का जो फैसला है वो आज जनता तय करेगी कि इन बड़े जो लड़ैया है उसमें से कौन उतरकर बाहर, कौन जीतकर बाहर आता है, किसके सर पर साफा सजता है। फिलहाल क्योंकि आज से 3 दिन के बाद ही लोकसभा की मतगणना भी होगी, तो देखना होगा कि जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है, अपने मुद्दे या कौन से मुद्दे पर जनता ने वोट कास्ट किया है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की जो जहां पर वो वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र के बूथ के अंदर पहुंचे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पत्नी के साथ पहुंचे थे। बीजेपी आपको अनुराग ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। ये 5 तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि इस बूथ पे सबसे पहले मतदाता मैं ही हूं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। योगी आदित्यनाथ उसके बाद अपना वोट कास्ट किया। अफजाल अंसारी भी जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार है चुनावी मैदान में, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग करके मतदान किया। राघव चड्ढा चुनावी मैदान राघव चड्ढा भी इस बार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती आपको दिखाई पड़ रहा है, रामकृपाल यादव भी दिखाई पड़े, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोगों ने बड़े बड़े जो वीवीआईपीज हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर दिया है। और इसी के जरिए एक उदाहरण भी पेश किया है और एक मैसेज भी दिया जा रहा है इन तमाम लोगों के द्वारा कि आप भी अपने घरों में कैद मत रखिए। कम से कम आज 7वें चरण का चुनाव है और 7वें चरण के साथ ही लोकसभा का चुनाव ये संपन्न हो जाएगा। सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में आप अपने वोट कास्ट को जरूर इस्तेमाल करिए। लालू यादव, राबड़ी देवी, रवि किशन, अनुप्रिया पटेल, रणजीत सिंह संधू, ओम प्रकाश राजभर, संजय टंडन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन तमाम लोगों ने वोट कास्ट किया, आप देख सकते हैं। तो इस बार 8 राज्यों की 57 सीटों पर तमाम वो बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में भी है उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान कर दिया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और रोहिणा आचार्य के साथ मतदान बूथ पर पहुंचे, तो उसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। राबड़ी देवी का ये दूसरी हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें लालू यादव उनके साथ है, आपने मतदान किया। रवि किशन अपने पत्नी के साथ पहुंचे थे और इस बार गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से फिर से सांसद के लिए चुनाव लड़ना है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से इस बार चुनावी मैदान में है। रणजीत सिंह संधू भी वोट कास्ट किए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन है, सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा। संजय टंडन भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान बूथ के अंदर गए और उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने वो उंगली भी दिखाई। कंगना रनौत मंडी सीट से इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में है, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मतदान भी कर दिया है। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और कंगना रनौत के साथ विक्रमादित्य सिंह साथ में इनके साथ चुनावी मैदान में डबल दोनों की एक दूसरे पर वार पलटवार की जो दौर रहा वो बेहद दिलचस्प रहा। एक दूसरे पर जब भी चुनावी मैदान सभा करने के लिए पहुंचे तो एक दूसरे पर आरोप लगाया और ये होता भी है ताकि जीत दर्ज की जा सके। मैंने जो है वो
वोट दिया है। और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं। और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहां पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। को आप सुन रहे थे, मंडी सीट से चुनावी मैदान में है। मोदी की गारंटी को लेकर उन्होंने आश्वासन जताया कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें इस बार बीजेपी ही जीत रही है। रैली के बारे में भी डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, किस तरह से उत्सव के तौर पर इस पर्व को सेलिब्रेट मना रहे हैं लोग धूमधाम के साथ और अपने वोट कास्ट के साथ एक मैसेज भी दी कि आप लोग भी निकलिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो निकलकर मतदान बूथ के बाहर से आई, मतदान केंद्र के अंदर से तमाम वो बड़े बड़े चेहरे जो प्रत्याशी भी हैं और वोट कास्ट कर चुके आम जनता भी इस भीषण धूप में लगी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन चल रहा है, क्योंकि आज शनिवार है, बहुत जगह पर छुट्टी रहती है, कार्यालय बंद रहते हैं, इसीलिए बहाना भी नहीं है आपके पास कि आज आप व्यस्त हैं और इसीलिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो मतदान जरूर करिए क्योंकि वो आपका हक है। और फिलहाल बेहद ही सुंदर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा 2024 में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं और एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 लोकसभा में बड़े लड़ैया इस बार 7वें चरण में कौन कौन है। बड़े चेहरे में अनुप्रिया पटेल अपना दल से इस बार और बीजेपी के साथ गठबंधन है। एनडीए के साथ इस बार मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और उनके साथ रमेश बिंद जो कि समाजवादी पार्टी से यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ उतरे हुए हैं। बड़े चेहरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, आर.के. तिवारी, तमाम लोग शामिल हैं। चलिए अब आपको बड़ी खबर बाड़मेर से बता रहे हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत का मसला आया है सामने, जहां पर एक टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को डीसा रेफर कर दिया गया है, शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है। और अपनी बहन से वापस घर को लौट रहा था, लेकिन नहीं पता था कि घर नहीं पहुंच पाएगा, बीच रास्ते में ही सड़क हादसे का शिकार हो जाएगा। बहन से मिलकर वापस अपने घर लौट रहे थे शख्स को बाइक पर सवार एक टैंकर ने टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया गया और उसे रेफर कर दिया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया गया है। और पूरे पॉश केस में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पूरे क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। मां पर आरोपी नाबालिग बेटे के ब्लड सैंपल से अपना ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। तो पूरे पॉश इलाके में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया। नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार हो गई है। पूरे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया शिवानी अग्रवाल, जो कि नाबालिग की मां थी। पूरे हिट एंड रन केस में जिसमें एक युवक की मौत हुई थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, एक लड़की की मौत हुई थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। हिट एंड रन केस में जहां पर दादा और पिताजी की गिरफ्तारी के बाद मां शिवानी अग्रवाल भी गिरफ्तार हो गई। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 19 मई 2024 की, जहां पर शराब पीकर और 40,000 की शराब और 5 करोड़ की गाड़ी लेकर ये नाबालिग पहुंचा था और इसमें ही उसने 2 जिंदगियों को मौत के घाट पहुंचा दिया। अब इसमें दादा और पिताजी की तो गिरफ्तारी हो गई थी। लगातार पुलिस मां शिवानी की भी गिरफ्तारी के लिए सर्च कर रही थी, लेकिन ये फरार थी। आखिरकार शिवानी अग्रवाल गिरफ्तार हो गई। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ी खबर इस वक्त।
और वहीं क्राइम ब्रांच आज नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने वाली है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने क्राइम ब्रांच को नाबालिग से 2 घंटे के लिए पूछताछ करने की इजाजत भी दे दी है, जिसके बाद उसी रिमांड होम में ही नाबालिग आरोपी से सवाल जवाब किए जाएंगे, जहां वो बंद है। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच पूरे क्राइम ब्रांच नाबालिग से पूछताछ करने पहुंचेगी, ताकि 19 मई की रात का सच सामने आ सके। आरोप है कि नाबालिग ने शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चलाकर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जुवेनाइल कोर्ट में ही आज 2 घंटे की पूछताछ की इजाजत दे दी गई है। यही वो नाबालिग, और फिलहाल सच पता चलेगा कि 19 मई 2024 की रात का आखिर सच था क्या। और इधर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के आज आखिरी दौर में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 3 बजे अपने घर पर यह बड़ी मीटिंग बुलाई है। गठबंधन के सभी बड़े नेताओं के बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो बड़ा चेहरा इस मीटिंग में नजर नहीं आएगा वो है ममता बनर्जी। वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। वो कई दिन पहले ही बैठक में जाने से इनकार कर चुकी हैं। बंगाल में मतदान की वजह से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं जा पाएंगी। और वहीं कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना आज भी जारी है। प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए मौन रहकर कठोर तप कर रहे हैं। 2 दिन पहले पीएम रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर ध्यान में बैठे थे। 1 दिन पहले उन्होंने सुबह सुबह उगते सूरज को अर्घ्य भी दिया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडप में साधना कर रहे हैं, जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज दोपहर में प्रधानमंत्री की साधना पूरी होगी, मगर कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल बेल कराई है। मेडिकल बेल उन्होंने लगा दी है स्वास्थ्य के आधार पर। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। और इससे पहले दिल्ली सीएम ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी भी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के पास भेज दिया है। अब देखना है कि जो अर्जी दाखिल की गई थी 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए, क्या वो अर्जी एक्सेप्ट की जाती है या फिर खारिज। और 4 धाम यात्रा में बंद किए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से एक बार फिर शुरू होने जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी KS नगन्याल ने हरिद्वार पहुंचकर इसका जायजा लिया है। ऋषिकुल मैदान में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर को देखा गया। आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। इसमें हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों पर चलाए जा रहे काउंटर पर 1,500 हजार का स्लॉट रखा गया है। तो आज से फिर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे वो आज से फिर से संचालित किए जाएंगे। दोनों जगहों पर 1500 का स्लॉट रखा गया। गढ़वाल कमिश्नर आईजी ने व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को देखने के बाद ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को ओपन किया जाएगा। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर यह है कि सड़क हादसे में 2 की मौत का मसला सामने आया है। खड़े ट्रेलर के पीछे वैन जा घुसी। वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस्ती थाना क्षेत्र में नगरी गांव के पास की घटना है। कोटा चित्तौड़ रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया। 5 लोग लगभग सवार थे। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और ट्रेलर खड़ा था, उसके पीछे तेज रफ्तार वैन जाकर घुस गई, जिसमें ये बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में जो घायल है। वैन में सवार 2 लोगों की मौत की भी खबर है। 3 अन्य घायल बताए गए। बस्ती थाना क्षेत्र में नगरी गांव के पास की घटना है। कोटा चित्तौड़ रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया है।
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जून को चीन जा रहे हैं। बीजिंग में शहबाज शरीफ की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी और इस मुलाकात को लेकर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन से दरख्वास्त की जाएगी कि कुछ और मदद करे। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के बोझ से दबा है। चीन शहबाज को अब आगे क्या मदद करेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। कितनी देर जब हिंदुस्तान अपने नए लोकसभा के नए माननीयों का ऐलान कर रहा होगा, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। पाकिस्तान की गरीबी और जेहालत के खिलाफ शी जिनपिंग के सामने कटोरा लेकर खड़े होंगे। अवाम के नाम पर कुछ तो दे दो बाबा। 4 जून से 8 जून तक चीन की यात्रा पर जाएंगे शहबाज शरीफ। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। बकौल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, ये यात्रा अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक मुख्य हिस्सा होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। यह यात्रा उस समय हो रही है जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जब पाकिस्तान यह ऐलान कर चुका है कि वो मुल्क में मारे गए चीन के इंजीनियरों के लिए 72 करोड़ का मुआवजा देगा, जब पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कई शर्तों का चिट्ठा थमा दिया है। चीन पाकिस्तान का संकट मोचक है, लेकिन ये संकट मोचक ही पाकिस्तान को मदद देकर श्रीलंका बनने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान का शहबाज शरीफ की चीन यात्रा को लेकर क्या कहना है, सुनिए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज बलूच ने क्या कहा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस यात्रा के दौरान उनकी तेल और गैस, ऊर्जा और उभरती तकनीक से जुड़ी प्रमुख चीनी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। पीएम शरीफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ भी बातचीत करेंगे। असल में शहबाज शरीफ का लक्ष्य देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भी है। ये करीब $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये 3000 किलोमीटर की नेटवर्क परियोजना है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाहों को चीन के झिंझियांग क्षेत्र को जोड़ना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2013 में BRI पर हस्ताक्षर किए थे। अब नवाज के भाई शहबाज शरीफ चीन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सामने क्लियर है कि चीन ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन के वन नेशन थ्योरी के तहत ताइवान के खिलाफ उसके आक्रामक अभियान का भी समर्थन करता है। शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि वर्तमान आर्थिक संकट से निकलने के लिए चीन के BRI की दूसरे फेज से उनके मुल्क को मदद मिल सकती है। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत $65 अरब का निवेश किया है। लिहाजा चीन की भी चाहत है कि पाकिस्तान उसके कहे में रहे। चीन के साथ अपनी दोस्ती को पाकिस्तान काफी गहरी बताता है, लेकिन पाकिस्तान पर चीन का अरबों डॉलर का कर्ज है। पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज $26.6 बिलियन है। IMF के मुताबिक चीनी कर्ज पाकिस्तान के कुल विदेशी लोन का 23% से ज्यादा है। इसी महीने की 17 मई को आई रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन से $15.5 अरब का कर्ज लिया था, जिसके भुगतान के लिए वो 5 साल का अतिरिक्त समय चाह रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा का असली मकसद है चीन से और कर्ज की फरियाद करना और अब तक लिए कर्ज को चुकाने के लिए और वक्त देने की अपील करना। अब सवाल है कि चीन क्या पाकिस्तान को और कर्ज देगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा है।
चीन पाकिस्तान की दोस्ती का एक और बड़ा कारण है भारत, जिसके कारण ही चीन पाकिस्तान के लिए पनडुब्बी भी बना रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले से ही चीन के लड़ाकू जेट हैं। चीन नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरें, इसलिए चीन पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा रहा है और वैसे भी पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए फंड की जरूरत है, इसलिए चीन उसके लिए एक विकल्प बन जाता है। अब देखना यह है कि शी जिनपिंग के दरवाजे की कुंडी खड़काने पर शहबाज शरीफ को कटोरे में क्या मिलता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम 100 गांव 100 खबरें। वाली मौतों पर कांग्रेस हमलावर, हीट वेव से मौत का आंकड़ा छिपा रही सरकार, कांग्रेस पर बीजेपी का कड़ा पलटवार, बिगड़ी व्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेवार। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक प्रदेश में हीट वेव से अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डोटासरा की माने तो प्रदेश की बीजेपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपा रही है। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाईकोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं, उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सरकार पर पीसीसी चीफ का आरोप ऐसे समय में आया है जब हीट वेव से होने वाली मौतों पर सस्पेंस बरकरार है। मीडिया रिपोर्टिंग में जहां हीट वेव से मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया, तो वहीं सरकार हीट वेव से सिर्फ 5 लोगों की मौत ही मान रही है। हीट वेव से मौत की यह है सरकारी प्रक्रिया। हीट स्ट्रोक से संदिग्ध मौतों की जांच डेथ ऑडिट कमेटी करती है। इस कमेटी के सामने भारत सरकार के निर्धारित पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स में पड़ताल कर रिपोर्ट IHIP पोर्टल पर भेजी जाती है। IHIP पोर्टल पर जारी आंकड़े ही प्रमाणिक होते हैं। सरकार का मानना है कि ज्यादातर मौतें हीट वेव से नहीं बल्कि मौसमी बीमारियों और दूसरे कारणों से हो रही है, इसीलिए प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें हीट स्ट्रोक से होना नहीं माना जा सकता। सरकार का कोई प्रयास नहीं है, ऐसा कोई मंशा नहीं है कि मृतकों की संख्या कम बताई जाए, जिसमें वास्तव में चिकित्सक जिसको प्रमाणित करते हैं कि ये लो या तबाकात से मरा है, उसी को उससे माना जाएगा। चिकित्सक यदि नहीं कहता है कि ये कुछ और बात है, तो फिर उसको नहीं माना जा सकता। इससे उलट डोटासरा एसएमएस अस्पताल में रोज 20-25 अज्ञात शव आने का दावा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से ले। एक और जहां कांग्रेस हीटवेव और बिजली पानी की किल्लत पर भजनलाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस के 5 साल के कुशासन को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संवेदनशील पहल की जरूरत पर बल देते हैं। आपने 5 वर्ष तक राजस्थान में दोहन किया, सत्ता का शोषण किया जनता का। अगर आपने वास्तव में राजस्थान की भलाई के लिए काम किया होता तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होता। आपने वास्तव में जनता के भले